Hello student, today I am going to start the second unit, that is fundamental rights. So fundamental rights is a very important part of our constitution. The Constitution of India guarantees its citizen 6 categories of fundamental rights under part 3 of the constitution. So in this chapter we are going to learn about the importance or necessities of fundamental rights, and along with that there is a description about all these 6 categories. After fundamental rights, we also learn about directive principles of state policies and fundamental duties. So first of all, we have to know that why a constitution guarantees fundamental rights to its citizen. In the earlier chapter, I already told you in the features of the constitution that the constitution provides, or the constitution gives powers and function or powers and authority to the organs of the government. But along with that, the constitution also limits the powers of the government and ensures a democratic system in which all persons enjoy rights. So, why the constitution limits the power of the government? First of all, we have to know the reason of this. If the constitution does not limit the powers of the government, then the government will become dictator or autocratic. जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपने मर्ज़ी से कुछ भी कर सकता है. अगर गवर्नमेंट को अल्टीमेट अथॉरिटी मिल जाए, देन गवर्नमेंट अपने सेल्फ इंटरेस्ट से कुछ भी कर सकता है और वो सिटीज़न के बेनिफिट्स के बारे में कुछ नहीं सोचेगा. तो इसलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के पावर को लिमिट किया जाए, ताकि वो जब कुछ कर रहा है तो उसको ये पता चले कि उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को ऑलरेडी राइट्स, सिटीजन्स को राइट्स गारंटी दिया हुआ है. तो ये जो राइट्स है ये कोई भी नहीं छीन सकता सिटीजन ऑफ इंडिया से. सो दैट्स वाई द कॉन्स्टिट्यूशन guarantees or ensures us those rights, and without these rights the true meaning of democracy is worthless. अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करना है तो सिटीज़न का जो राइट है इट शुड बी प्रोटेक्टेड. अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स are to ensure the fullest physical, mental and moral development of every citizen. They include those basic freedoms and conditions which alone can make life worth living, and to generate a feeling of security amongst the minorities in the country. इसका मतलब है कि माइनॉरिटीज़ का अगर राइट गारंटेड नहीं होता है, देन द मेजॉरिटी विल ईजीली ऑप्रेस और सप्रेस द माइनॉरिटी. तो माइनॉरिटी जो भी ग्रुप होता है उनका भी राइट गारंटी होना चाहिए, नहीं तो हमेशा वो लोग दब के रह जाएंगे मेजॉरिटी के अंडर में. तो जो राइट है वो सबके लिए है, नॉट ओनली फॉर द माइनॉरिटीज़ बट ऑल्सो फॉर द मेजॉरिटीज़. लेकिन सबको अपना जो राइट
कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो इक्वली यूज़ करना है, ना कि कोई कम और कोई ज़्यादा। देन वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स का मतलब है कि एक डेमोक्रेसी में जो राइट्स का जो कंसेप्ट है वो क्यों आया है और किससे आया है। तो इन ए डेमोक्रेसी बिल ऑफ राइट्स आर दिस राइट्स which in a democracy always ensure and the government will recognize the rights। मतलब डेमोक्रेसी में जो राइट्स हमें दिया जाता है वो गवर्नमेंट को भी उसको रिकॉग्निशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब डेमोक्रेसी में राइट्स है लेकिन अगर वो प्रोटेक्टेड ना हो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, देन गवर्नमेंट इजीली आपसे वो आपका राइट छीन सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको वो राइट गारंटेड मिले। तो वो गारंटी आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो नेक्स्ट ये है कि अगर इंडिविजुअल्स को डेमोक्रेसी में जो बिल ऑफ राइट्स चाहिए वो क्यों चाहिए। द रीजंस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, द बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम वायोलेटिंग द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, मतलब जो अगर इंडिविजुअल का राइट गवर्नमेंट वायोलेट करता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, देन वो फंडामेंटल राइट्स जो बिल ऑफ राइट्स है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दिया है वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी ज़रिया हो सकता है, लाइक कोर्ट्स आर देयर, जुडिशियरी। ठीक है, अगर आपका राइट्स को कोई मतलब ऑप्रेस कर रहा है या फिर आपको कोई सप्रेस कर रहा है, देन यू कैन गो टू द कोर्ट। तो ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन ने ही रखा है। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स ए रेमेडी इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ राइट्स। जैसे मैंने बोला, अगर आपका राइट्स कोई वायोलेट करता है, वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, अदर इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, देन एटलीस्ट देयर शुड बी सम रेमेडी, ताकि आपके राइट का जब वायोलेशन होता है तब आप अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, सेफगार्ड कर सकते हो। तो जिसके लिए जुडिशियरी एक ऑर्गन है। जुडिशियरी का मतलब है कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स आर देयर। तो ये आपके राइट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, नाउ वी हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द ऑर्डिनरी राइट्स। अभी फंडामेंटल राइट्स को अगर हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं तो उसमें क्यों इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, कोई भी ऑर्डिनरी राइट्स है, ये हमें जानना पड़ेगा। पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्डिनरी राइट्स आर एक्चुअली दोज राइट्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय सम ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस। ओके, तो लॉ मेकिंग प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। लाइक इन आवर कंट्री देयर आर लेजिस्लेटिव लॉज लाइक पार्लियामेंट आता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर देयर, ये हमेशा दे मेक लॉज। तो ये जो लॉ बनाते हैं, दिस लॉज कैन बी कम अंडर द ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस। और हम लोग बोल सकते हैं लॉ हर एक जगह में होता है, जैसे कि आईपीसी लॉज आर देयर जो पुलिस फॉलो करते हैं क्रिमिनल केसेस में या फिर एनी सिविल केसेस में। या फिर लॉ अगर हम बोले, हर एक इंस्टीट्यूशन में भी अपना अपना कुछ लॉ होता है। तो सभी जो लॉ है, ये सभी लॉ को हम लोग ऑर्डिनरी लॉ बोल सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल मतलब ऑर्डिनरी राइट्स बोल सकते हैं, जो राइट्स ये सब लॉ प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपका थेफ्ट हुआ है, आपके घर में मतलब चोरी हुआ है, देन ये आपका राइट है कि आप अपना जो वैल्यूएबल जो भी आपका सामान है वो चोरी हो गया है, उसके लिए आप जा सकते हो। किसके पास जाओगे तब? पुलिस के पास। तो पुलिस आपका जो राइट है वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा? थ्रू आईपीसी लॉज। तो ठीक वैसे ही अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बना रहा है, देन इट विल फॉलो द पॉलिसी द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग, लाइक पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, जो भी लॉ बनाते हैं, थ्रू उससे आपका जो पॉलिसीज़ का जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सब ऑर्डिनरी राइट्स के अंडर में आता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसके अंडर में आता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, जिसको
कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंसेस है, फर्स्ट ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री और आवर और एनी अदर कंट्री। बट इन ऑर्डिनरी लॉ ordinary rights are protected and enforced by ordinary law। अगर आपका ऑर्डिनरी राइट्स जो भी है उसको आपको प्रोटेक्ट कौन करेगा? आपको प्रोटेक्ट करेगा ऑर्डिनरी जो भी लॉ मेकिंग प्रोसेस है, उससे आपका ऑर्डिनरी राइट्स प्रोटेक्ट होगा। फंडामेंटल राइट्स में ओनली बी चेंज्ड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट मीन्स मॉडिफिकेशन और चेंज। In the earlier chapter, in the features of the constitution, I already discussed that constitution is not static but dynamic. How can we change or modify our constitution? Through the process of amendment। amendment एक process होता है जो पार्लियामेंट उसको इनिशिएट करता है, और थ्रू अमेंडमेंट प्रोसेस आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हम उसको मॉडिफाई या फिर चेंज कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही फंडामेंटल राइट्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही आता है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ही मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और अगर उसको कुछ भी चेंज करना है तो आपको थ्रू अमेंडमेंट प्रोसेस जाना पड़ेगा। बट ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। मतलब ऑर्डिनरी लॉ बनाता कौन है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। तो सेंट्रल में हम लोग का जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लॉ बनाता है, ये एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट लॉ बनाता है, और उसको अगर चेंज करना है तो वो पार्लियामेंट ही करेगा। ठीक है, पार्लियामेंट ही उसको ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस से उसको चेंज करेगा। थर्ड आता है, नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन ए वे दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। ऑर्गन मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वन इज़ एग्जीक्यूटिव, अनदर इज़ लेजिस्लेचर एंड लास्ट वन इज़ जुडिशियरी। तो ये तीनों के तीनों ऑर्गन ही जो गवर्नमेंट के हैं वो कभी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट का जो पावर है उसको क्या करके रखा है? लिमिट। ठीक है, जो राइट लोगों का है वो राइट उनको देना ही पड़ेगा। वो गवर्नमेंट कभी भी उसको मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकता उस राइट्स में। एंड ऑर्डिनरी राइट्स आर सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन बाय लॉ। और अगर ऑर्डिनरी राइट्स आपके पास है, जो अगर पार्लियामेंट ने आपको दिया हुआ है, लेजिस्लेचर ने आपको दिया हुआ है, तो वो वही रेस्ट्रिक्टेड लॉ से आपको आपका राइट को प्रोटेक्ट करेगा। लास्ट, द जुडिशियरी एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो मैंने बोला था आप लोगों को कि अगर आपका राइट को कोई भी वायलेट करता है, वो गवर्नमेंट हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, यू कैन मूव टू द कोर्ट, यू कैन मूव टू द जुडिशियरी। जुडिशियरी मीन्स द कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स जो भी हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो ये आपकी फंडामेंटल राइट्स के एज ए गारंटर के हिसाब से क्या करते हैं? काम करते हैं। एंड इन द ऑर्डिनरी राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। तो एक लैंड में जो भी लॉ है, अगर ऑर्डिनरी राइट होगा तो उसी हिसाब से आपका ऑर्डिनरी राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ओके, नाउ coming to the next topic, that is reason for inserting fundamental rights in the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को क्यों रखा गया है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं थोड़ा पॉइंट्स आपको बोल दूंगी। फर्स्ट इज़ दे आर द बेसिक राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स। विदाउट द फंडामेंटल राइट्स एज ए सिटीज़न हम अपने आप को एक कंट्री में नहीं चला सकते हैं, बिकॉज अगर आप सिटीज़न हैं, आप नहीं तो आप क्या हो जाओगे? गवर्नमेंट के स्लेव हो जाओगे। यू बिकम एनस्लेव अंडर द गवर्नमेंट। सो एज ए इंडिपेंडेंट एंड फ्री सिटीजन यू नीड दिस राइट्स। सेकेंडली, दे आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। वही, अगर आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना है, अगर आप एज ए ह्यूमन बीइंग आपको थ्रू रेस्पेक्ट आपको रहना है, तो आप लोगों को क्या चाहिए? फंडामेंटल राइट्स चाहिए। नहीं तो आप लोग जस्ट मतलब एक्ट करोगे एज ए स्लेव ऑफ द गवर्नमेंट।
दे प्रिजर्व द लिबर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट टिरेनी ऑफ द स्टेट। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, फंडामेंटल राइट है बोल के ही हम लोगों को पास फ्रीडम है, और गवर्नमेंट टिरेनिकल नहीं होता है। टिरेनिकल का मतलब है डिक्टेटर, मतलब वो अपने मर्जी से आपके राइट को हैम्पर नहीं कर सकता, ठीक है। फोर्थ इज दे प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो प्रिजर्व द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। नाउ माइनॉरिटीज़ एंड मेजोरिटीज़ का मतलब है, अगर हम रिलीजन वाइज बात करें तो हिंदूज आर द मेजोरिटी एंड अदर रिलीजियंस आर द माइनॉरिटीज़। तो अगर माइनॉरिटी जैसे कि मेजोरिटी अगर मतलब नंबर में ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली हो जाता है कि जो पावर में मतलब मेजोरिटी में जो ज़्यादा होते हैं वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स गारंटीड होता है सबके लिए इक्वली, नॉट ओनली फॉर द मेजोरिटीज़ बट ऑल्सो फॉर द माइनॉरिटीज़, देन नो वन विल हैम्पर द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। तो इससे माइनॉरिटी का राइट प्रोटेक्ट होता है। नेक्स्ट, दे एस्टैब्लिश द स्ट्रॉन्ग रूट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूट है, जो मेन रूट है, वो फंडामेंटल राइट्स से ही आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन इसको मतलब गारंटी देता है। बिकॉज द ट्रू मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज़ फ्रीडम ऑफ द पीपल। सो डेमोक्रेसी में फ्रीडम है तो आप अपना जो व्यू पॉइंट है वो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपके पास राइट ही नहीं होगा, if you don't have the right of speech and expression, then how can you express yourself? How can you go against the government if the government is not doing well for the people? Then you should have some right to say something against the government, okay? Or if the government is doing well, then you also have the right to say some good thing for the government. तो ये जो चीज़ है वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी है, उसको अच्छी तरह से डेमोक्रेसी को चलाने के लिए। एंड लास्टली, दे हेल्प इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपको हेल्प करता है जस्टिस एस्टेब्लिश करने में। जस्टिस मतलब न्याय, न्याय इन द सेंस कि किसी को राइट ज़्यादा मिले, किसी को कम मिले, देन देयर विल बी नो जस्टिस। जस्टिस तब वहाँ पे होगा जहाँ पे इक्वलिटी होगा, ओके। सो इक्वलिटी हर एक फील्ड में चाहिए, सोशल हो, समाज की तरफ, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल, सभी जगह में जस्टिस होना ज़रूरी है। और जस्टिस हमेशा इक्वलिटी के बेस में होता है। अगर सभी को एक ही जैसा राइट मिलेगा देन देयर विल बी जस्टिस। तो राइट, फंडामेंटल राइट्स अगर सभी के लिए गारंटेड है देन इट विल एंश्योर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल justice to all the people. Now come to the characteristics of fundamental rights. So characteristics means the features of the fundamental rights. First one is the detailed description. Our fundamental rights has been explained elaborately. एलाबोरेटली का मतलब है, मतलब डिटेल्स में आपको मतलब लिखा गया है। एज वी ऑल नो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट और द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखा गया है वो बहुत डिटेल में लिखा गया है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी हमें बहुत डिटेल में मिलता है, जो पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो पार्ट्स है, तो पार्ट्स में से 3rd नंबर पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 12 to 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल एनालिसिस दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट मीन्स फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेड एंड नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स हमें दिया ज़रूर गया है, लेकिन इन सम सर्टेन कंडीशन देयर आर सम लिमिट्स ऑल्सो। लिमिट्स मतलब आप फंडामेंटल राइट्स हमेशा यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर नेशनल इंटरेस्ट का बात आए तो इन दिस कंडीशन क्या हो सकता है, आपसे आपका फंडामेंटल राइट्स टू समहाउ मतलब कुछ राइट्स आपसे ले लिया जाता है, ठीक है। लाइक नेशनल इंटरेस्ट मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, अगर कुछ ऐसा कैओस सिचुएशन आ गया, बाहरी कोई एक्सटर्नल कोई दूसरे कंट्रीज़ ने अपने कंट्री को अटैक कर लिया होगा, तो फॉर द सिक्योरिटी पर्पस ऑफ द पीपल कुछ राइट्स हमसे लिया जाता है ताकि हम
जैसे कि अगर हम घर में रहेंगे, आपको घर से निकालने मतलब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं दिया जाएगा? फॉर द बेनिफिट ऑफ योर सेल्फ। लाइक आपके पास राइट है कि आप आपका स्पीच रख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो अपना व्यू पॉइंट, ये एक आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर कैओस सिचुएशन में आप निकल के अगर आपका व्यू पॉइंट रखते हो और मूवमेंट करते हो, देन इट तक वो सिचुएशन को और भी ज़्यादा क्या कर सकता है, प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। उस वजह से कुछ चीज़ों में, कुछ राइट्स में लिमिटेशन आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे इसको नॉट एब्सोल्यूट बोला गया है। इन सर्टेन कंडीशन हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, इंडिया के सॉवरेंटी को बचाने के लिए, सोशल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए कभी कभी फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्शन में लाया जाता है। The third point is negative and positive rights. Negative and positive rights means there are some rights which are negative whereas some others are in positive in nature. यहाँ पे इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मतलब जो गलत राइट है और पॉजिटिव मतलब जो अच्छे राइट है, ऐसा नहीं है। नेगेटिव का मतलब है जो आपको करने नहीं दिया जा रहा है, जो करने से बुरा होगा वो आपको करने नहीं दिया जा रहा है, उसको नेगेटिव बोलेंगे। और जो आपको करने दिया जा रहा है उसको पॉजिटिव बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है नेगेटिव राइट्स का, एबोलिशन ऑफ अवार्ड ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी वॉज अ सिस्टम प्री इंडिपेंडेंस, एक सिस्टम था जिसमें जो लोअर कास्ट ऑफ पीपल होते हैं उनको जो अपर कास्ट थे वो लोग टच नहीं करते थे, ठीक है। तो ये अनटचेबिलिटी का सिस्टम इंडिया में था, तो उसको हटा दिया गया है। उसको अंडर आर्टिकल 17 अभी अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अनटचेबिलिटी जो सिस्टम है, इट वाज नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी बिकॉज with existence of untouchability there was no equality between the people or among the people. तो इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए, लोगों को सेम स्टेटस देने के लिए ज़रूरी था कि अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया जाए। तो यहाँ पे जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब एबोलिश किया गया है, वो जो वर्ड यूज़ किया गया है इसलिए उसको नेगेटिव बोला जाता है, ठीक है। मतलब वो आपको नहीं करना है, अनटचेबिलिटी का जो सिस्टम है वो आपको फॉलो नहीं करना है, इसीलिए उसको नेगेटिव राइट बोलते हैं। और पॉजिटिव राइट्स जैसे कि एग्जांपल है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आपको ये राइट दिया गया है कि आप अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करो, आपका स्पीच का एक्सप्रेशन मतलब स्पीच आप दो। एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बना सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपको दिया गया है तो इसलिए उसको पॉजिटिव बोला जाता है। नेक्स्ट इज जस्टिसेबल नेचर इन नेचर। जस्टिसेबल इन नेचर मीन्स फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर, मतलब अगर जस्टिस के लिए आप जा सकते हो, अगर आपके राइट को कोई ऑप्रेस करता है या फिर वायलेट करता है, देन यू कैन गो टू द कोर्ट्स, और कोर्ट आपके राइट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है थ्रू रीट्स। रीट्स क्या है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। रीट्स, कोर्ट के पास कुछ पावर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास। थ्रू इशूइंग दोज रीट्स द कोर्ट्स विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर राइट्स। नेक्स्ट इज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो 5th नंबर है, मतलब सर्टेन कंडीशन में हमारा जो राइट है वो सस्पेंड किया जाता है, जिसको मैंने नंबर 2 में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि नॉट एब्सोल्यूट। तो सप्रेस किस किस कंडीशन में होता है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। जैसे कि आपकी नेशनल इमरजेंसी, आपकी इंडिया की प्रोटेक्शन की बात आई है, तो अगर उस दौरान अगर आप आंदोलन करने लग जाओ, मूवमेंट एसोसिएशन बनाना शुरू कर दो, देन इट विल क्रिएट सम chaos इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। तो उस समय में आपका कुछ राइट्स हो सकता है जो सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2 राइट्स आर देयर जो कभी भी सस्पेंड नहीं होता है अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 में है मतलब मतलब अरेस्ट नहीं किया जा सकता है आपको विदाउट एनी ट्रायल। मतलब अगर आपको अरेस्ट किया गया है देन देयर इज़ ए रूल कि अगर आप अरेस्ट होते हो तो आपको विदिन 24 आवर्स आपको कोर्ट में मतलब मजिस्ट्रेट के पास आपको खड़ा करना पड़ता है। तो अगर इमरजेंसी सिचुएशन है,
आपको अरेस्ट किया गया है, फिर भी आपको कोर्ट के पास लेके जाना पड़ेगा विदिन 24 आवर्स, मतलब यू हैव राइट टू डिफेंड योर सेल्फ, ठीक है। ये राइट आपसे कोई नहीं छीन सकता। एंड आर्टिकल 21 में जो है वो है राइट टू लाइफ। आपका जो राइट टू लाइफ है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये दो चीज़ सस्पेंड नहीं होता है फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन अदर राइट्स सस्पेंड किया जा सकता है। नंबर 6 इज़ राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। देयर आर सर्टेन राइट्स विच आर मतलब रेफर्स टू द राइट्स ऑफ द वीमेन एंड द चिल्ड्रन, जहाँ पे वुमेन्स को इक्वलिटी दिया जाता है, इक्वलिटी, और जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है सेक्स बेस्ड, उससे आपको वुमेन्स को प्रोटेक्शन मिलता है। और कुछ है जैसे कि चिल्ड्रन राइट, जैसे कि फोर्स लेबर होता है, ठीक है। फोर्स लेबर जो बच्चों को जो ज़ोर ज़बरदस्ती मतलब लेबर वर्क में भेजा जाता है, उससे बच्चों को मतलब प्रोटेक्ट करता है। और एक है जो अपलिफ्टमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, जो एजुकेशन का ज़रूरत है वो हर एक चिल्ड्रन को मिलना चाहिए। तो फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स तक जो बेसिक एजुकेशन का ज़रूरत है ये सबको देना है। तो ये है आप लोगों का जो गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द राइट्स ऑफ वीमेन एंड द चिल्ड्रन। 7th जो पॉइंट है वो है राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़, जो मैंने पहले भी बोला है। देयर आर सर्टेन राइट्स which protect the rights of the minorities also। अगर माइनॉरिटी को राइट नहीं मिलेगा देन दे विल ईजीली ऑप्रेस्ड बाय द मेजोरिटी। तो माइनॉरिटी राइट में जैसे कि वो अपना कल्चर को खुद डेवलप कर सकते हैं, दे कैन प्रिजर्व देयर कल्चर, दे कैन डेवलप देयर कल्चर। द माइनॉरिटीज़ कैन ऑल्सो सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द बेटरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर ओन रिलीजियन। तो ये जो चीज़ है वो माइनॉरिटी को दिया जाता है, गारंटी दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं थोड़ा ऐसे ही बोल रही हूँ। एक है कि राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड एलियंस। कुछ राइट्स है जो खाली सिटीजन्स को ही दिया जाएगा बट एलियंस को नहीं दिया जाएगा। एलियंस मतलब जो फॉरेनर्स होते हैं। फॉरेनर्स जब आपके कंट्री में आते हैं उनको राइट टू लाइफ है, ठीक है, वो उनको गारंटेड है, जो सिटीजन्स को भी है एंड फॉरेनर्स को भी है। फिर जो नो डिटेंशन विदाउट ट्रायल, मतलब आपको कोई अरेस्ट करता है, अगर फॉरेनर्स को भी अरेस्ट करता है तो उसको 24 आवर्स के बीच में कोर्ट में मतलब शामिल करना पड़ेगा फॉरेनर्स। तो ये जो मतलब राइट्स है वो एलियंस को भी मिलेगा एंड फॉरेनर्स को भी मिलता है। लेकिन कुछ राइट्स है जो एलियंस को मतलब फॉरेनर्स को नहीं दिया जा सकता, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हम अपने कंट्री में सिटीज़न अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वो फॉरेनर्स को नहीं दिया जाता है, ठीक है। राइट टू एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अगर कोई एसोसिएशन बनाना है फॉर द जस्टिस पर्पस, देन वो खाली सिटीज़न ही बना सकता है, वो फॉरेनर्स नहीं बना सकते। और एक है जो लास्ट में मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ, वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट मतलब फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। अमेंड मतलब मॉडिफाई और चेंज, मैंने पहले भी बोला है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में और अभी हम 2020 में है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस वी आर गोइंग थ्रू ना। तो अभी उसके साथ अगर मिलके हमें चलना है तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को कभी कभी थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मॉडिफिकेशन का जो सिस्टम है उसको अमेंडमेंट बोला जाता है, द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। और प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट थ्रू अमेंडमेंट प्रोसेस हम कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को भी। जैसे कि पहले हमारे 7 कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स थे। एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था अंडर आर्टिकल 31, जो अभी नहीं है, तो उसको थ्रू अमेंडमेंट प्रोसेस उसको हटा दिया गया है। रीज़न्स है, मैं वो बाद में डिस्कस करूँगी। तो कुछ रीज़न की वजह से उसको अगर हटाया गया है तो उसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, तो अमेंडमेंट होता है फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस in detail all these 6 categories of fundamental rights.